हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज विलयन के पार्ट 9 के अंतर्गत परासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कल के पार्ट में हम परासरण और विसरण में अंतर, परासरण दाब क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, समपरासारी विलयन, इन सभी के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी के आगे विलयन के पार्ट 9 के अंतर्गत परासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे फेफर एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने इस नियम को दिया था। फेफर द्वारा तनु विलयनों के परासरण दाब पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर वान 't हाफ ने परासरण दाब के नियमों की रचना की। इस फेफर ने तनु विलयन पर प्रयोग करते हैं और उस तनु विलयन के प्रयोग के आधार पे परिणाम के आधार पर वान 't हाफ ने परासरण दाब के नियमों की रचना की। प्रयोग फेफर ने प्रारंभ किया था और जो परासरण दाब के नियम हैं उसको दिया था कौन? वान 't हाफ ने। परासरण दाब के नियमों की रचना की। वैद्युत अनवघट्टों के लिए परासरण दाब के नियम निम्नलिखित हैं। वैद्युत अनवघट्ट मीन्स कि ऐसा पदार्थ जिसका विघटन ना हो, और जो ये परासरण दाब का नियम निकाला गया है ये किस पर निकाला गया है? तनु विलयन पर। ठीक है ना। तो इसको प्रतिपादित सबसे पहले इस पर प्रयोग किया फेफर ने। इसके बाद फेफर के प्रयोग के बाद वान 't हाफ ने परासरण दाब के नियम की रचना की और उन्होंने बताया कि वैद्युत अनवघट्ट के विलयन परासरण दाब के नियम निम्नलिखित हैं। मतलब कि पहला नियम है बायल वान 't हाफ नियम। आप एक नियम पढ़े होंगे बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ गैस के केस में, लेकिन हम यहाँ पर विलयन के केस में उन्हीं बायल के साथ साथ वान 't हाफ का नाम भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि विलयन के जो परासरण दाब नियम दिए गए हैं वो वान 't हाफ ने दिया था, और बायल एक गैस के जो नियम दिए गए बायल चार्ल्स के नियम आप पीछे पढ़े हैं 11th क्लास में, उन्हीं के साथ वान 't हाफ के साथ बायल का नाम भी जोड़ दिया गया है। वान 't हाफ पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वान 't हाफ ये पहले वैज्ञानिक हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बायल ने गैस का नियम दिया था, गैस के संबंधित नियम दिए थे। वान 't हाफ विलयन से संबंधित जो परासरण दाब पर प्रयोग करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुए उस पर नियम प्रतिपादित किया। इस कारण से दोनों के नाम को साथ में जोड़कर इस नियम को बताया जाएगा बायल वान 't हाफ नियम, बायल वान 't हाफ लॉ। ठीक है ना। बायल वान 't हाफ लॉ, चार्ल्स वान 't हाफ लॉ। आप बायल का नियम गैस के केस में पढ़े हैं, चार्ल्स का नियम भी आप गैस केस में पढ़े हैं। तो इस पे जो प्रयोग किया था फेफर ने किया था, लेकिन जो परिणाम निकला परिणाम के आधार पे जो परासरण दाब का नियम दिया वो कौन से दिए? वान 't हाफ ने दिया। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बायल वान 't हाफ नियम, बायल वान 't हाफ नियम ये कहता है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि स्थिर ताप पर यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। जो विलयन के नियम बताए गए हैं परासरण दाब के वो हमेशा परासरण दाब, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और आयतन इन्हीं में संबंध को बताता है बायल चार्ल्स का नियम। ठीक है ना। कहा गया है कि स्थिर ताप पर बायल वान 't हाफ ना, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता के
समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है। हमने कहा कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। मीन्स कि यदि परासरण दाब बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, सांद्रता बढ़ रही है, तो परासरण दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो P बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट K लगेगा और क्या हो जाएगा, C। एक बात और है यहाँ पर कि यदि जो C बराबर होता है वो 1/V होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि जो विलेय है, विलेय का 1 मोल यदि V लीटर में उपस्थित है, C मतलब सांद्रता होता है, V आयतन है। यदि विलेय का 1 मोल V लीटर में उपस्थित है तो C बराबर होगा 1/V। तो हम C के स्थान पर 1/V भी लिख सकते हैं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। P बराबर प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट K लगेगा और 1/V है तो V यहाँ पर जाएगा, पक्षांतर होगा तो PV बराबर आएगा कांस्टेंट K। तो PV बराबर K। मतलब कि बायल-वांट-हाफ नियम से ये निष्कर्ष निकलता है कि परासरण दाब P और आयतन का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर देखेंगे बायल-वांट-हाफ नियम हमने अभी आपको बताया कि बायल-वांट-हाफ नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। अभी जो हमने बताया, ठीक है। यहाँ परिभाषा स्पष्ट लिखी गई है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। इस समानुपाती का चिन्ह है स्थिर ताप पर। तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट K लगेगा, तो P बराबर KC की। हम जानते हैं कि C बराबर होता है 1/V। इसका मतलब ये होता है कि यदि जो विलयन की सांद्रता है, यदि उसमें हम A मान लें कि V लीटर में विलेय के 1 मोल उपस्थित हैं तो C बराबर 1/V हो जाएगा। यदि विलेय का 1 मोल V लीटर विलयन में उपस्थित है तब क्या हो जाएगा, C के स्थान पर 1/V लिख देंगे। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के होगा, है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट K लगेगा। तो P बराबर K/V, 1/V, 1 नहीं लिखे तब भी चलेगा। तो ये पक्षांतर हो जाएगा तो P बराबर कांस्टेंट K। तो P बराबर किसके आएगा, K के। इसका मतलब ये होगा कि बायल-वांट-हाफ नियम से स्पष्ट होता है कि परासरण दाब P और आयतन का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। ये किसका नियम है, बायल-वांट-हाफ का नियम। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके। स्पष्ट लिखा गया है, जैसे जैसे लिखा है वैसे आप अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से नोट्स बना डालेंगे, ठीक है। दूसरा है चार्ल्स-वांट-हाफ नियम। कुछ है नहीं, यदि आप गैस का नियम पढ़े हैं तो आसानी से इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्ल्स-वांट-हाफ नियम, चार्ल्स-वांट-हाफ लॉ, उसी के अनुसार, इस नियम के अनुसार चार्ल्स-वांट-हाफ नियम ये कहता है कि स्थिर सांद्रता पर, चार्ल्स में क्या स्थिर रहेगा, सांद्रता। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है ना। हमने कहा जब भी संबंध होगा बायल-वांट-हाफ नियम, चार्ल्स-वांट-हाफ नियम, वो नियम परासरण दाब P, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और आयतन, इन्हीं में संबंध को व्यक्त करता है। तो चार्ल्स-वांट-हाफ नियम ये है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो K इंटू T के। तो P, हाँ,
P अपान टी बराबर के की। टी इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो P अपान टी, मतलब कि परासरण दाब P अपान परम ताप T बराबर किसके हो जाएगा, के की। ये किसका नियम है, चार्ल्स वान टॉप नियम। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान देंगे परिभाषा कि इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। जो हमने बताया कि स्थिर सांद्रता पर, सांद्रता मतलब C, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। बायल वान टॉप के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो परासरण दाब और कंसंट्रेशन में संबंध था। चार्ल्स वान टॉप नियम में कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो परासरण दाब P परम ताप T में संबंध व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर यदि एक कांस्टेंट है, दो में संबंध व्यक्त करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ इतना कि बायल वान टॉप नियम में परमताप कांस्टेंट है, चार्ल्स वान टॉप नियम में कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P बराबर K डैश इंटू T, अलग दिखाने के लिए K डैश हमने लिखा है। ठीक है ना। अगला टॉपिक ध्यान देंगे, कुछ है नहीं ज़्यादा, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तन विलयनों की वान टॉप समीकरण, वान टॉप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया बायल वान टॉप नियम, चार्ल्स वान टॉप नियम। बायल वान टॉप नियम में परमताप कांस्टेंट था, परासरण दाब P और कंसंट्रेशन और आयतन में संबंध था, जबकि चार्ल्स वान टॉप नियम में हमने कंसंट्रेशन सांद्रता कांस्टेंट है, परमताप P और T में संबंध व्यक्त करता है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हम तन विलयनों की वान टॉप समीकरण, वान टॉप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन का हम समीकरण प्राप्त करेंगे। तन विलयनों की वान टॉप समीकरण, तन विलयन का वान टॉप समीकरण कैसे प्राप्त होगा, इसको प्राप्त करने के लिए हम बायल वान टॉप नियम और चार्ल्स वान टॉप नियम दोनों समीकरणों की सहायता से इसको हम वान टॉप समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं तन विलयन के लिए वान टॉप समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, आप जानते हैं कि जो बायल वान टॉप नियम हमने बताया अभी आपको, वो ये था कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, जहाँ पर टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। ठीक है। और जो हमने चार्ल्स का नियम बताया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जहाँ पर क्या कांस्टेंट था, कंसंट्रेशन कांस्टेंट था। ठीक है ना। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम परासरण दाब के तन विलयन की वान टॉप समीकरण प्राप्त करेंगे, जिससे अधिक से अधिक न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है। अब देखें, ये तो बायल का वान टॉप नियम है, ये क्या है, चार्ल्स का वान टॉप नियम। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 की सहायता से ये देखा जाए तो P दोनों में कॉमन है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के है। ठीक है। तो P यहाँ पर दोनों में कॉमन है, समीकरण 1 और 2 से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो P बराबर हो जाएगा K T R, यहाँ पर लिखेंगे R T अपान R T अपान V की। ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं PV बराबर RT की, P बराबर RT की। यदि हम मान लेते कि यदि विलयन में विलेय के n मोल उपस्थित हैं तो P बराबर हो जाएगा NRT, जहाँ पर n
विलेय के मूलों की संख्या। इस प्रकार से वान हाफ समीकरण प्राप्त हो गया। बहुत आसान है। हमने अभी आपको बायल का नियम बताया। बायल का नियम P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। समीकरण 1 जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दूसरा चार्ल्स का नियम बताया जिसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। समीकरण 1 और 2 दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो इस दोनों में P परासरण दाब कॉमन है, तो P आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रखेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रखेंगे। तो P बराबर प्रोपोर्शनल हटेगा तो हम कांस्टेंट R लगाएंगे, तो P बराबर RT/V हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, RT की। यदि हमने कहा कि यदि हम मान लेते हैं कि विलयन में विलेय के n मोल उपस्थित हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, nRT की। यही वान हाफ समीकरण है। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है विस्तृत। ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बनाते रहिएंगे। जैसे जैसे लिखा है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है नोट्स। देखेंगे तन विलयन की वान हाफ समीकरण जो हमने अभी आपको बताया। वान हाफ समीकरण विलयन के परासरण दाब P आयतन और ताप में संबंध व्यक्त करता है। इन्होंने बताया कि परासरण दाब P आयतन V और ताप में संबंध व्यक्त करता है वान हाफ समीकरण। हमने बताया कि अभी आपको बायल वान हाफ नियम के अनुसार P इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, आप जानते हैं बायल का नियम। चार्ल्स का नियम आप जानते हैं, चार्ल्स वान हाफ नियम के अनुसार P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। समीकरण 2 ये भी आप जानते हैं। समीकरण 1 और 2 को जब हम मिलाते हैं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के आएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के आएगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है यह टेम्परेचर बढ़ेगा तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, परासरण दाब बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि परासरण दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो परासरण दाब घटेगा। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे, इसके आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने बताया कि P बराबर हो जाएगा RT/V के। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट हमने R लगाया है। ठीक है ना। विलयन केस में P बराबर RT/V, इसको पक्षांतर कर दें P बराबर RT का जाएगा। जो भी हमने आपको प्राप्त किया समीकरण 3 इसको मान लें। यदि हमने कहा कि यदि विलयन के V लीटर में विलेय के n मोल उपस्थित हैं तो, क्योंकि तन विलयन है तो विलेय के कुछ मोल उपस्थित होंगे, तो यदि हम मान लेते हैं कि यदि विलयन के V लीटर में विलेय के n मोल उपस्थित हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, nRT। इसी समीकरण की सहायता से परासरण दाब के जितने सवाल हैं उनको लगाए जाएंगे। P बराबर nRT समीकरण 4। समीकरण 4 को तन विलयन का वान हाफ समीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समीकरण। इसकी सहायता से बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर यहाँ पर जो R है विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक R का जो मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। ध्यान दीजिएगा, R का मान आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा न्यूमेरिकल में रखना पड़ेगा और इसको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समीकरण जो तन विलयन के लिए हमको वान हाफ समीकरण प्राप्त हुआ P बराबर nRT। ठीक, यही P बराबर nRT जो प्राप्त हुआ है यही तन विलयन का वान हाफ समीकरण है। और इसमें जो R है ये विलयन स्थिरांक है जिसका मान 0.0821 होता है, लीटर एटमॉस्फेयर डिग्री प्रति मोल होता है। जहाँ पर आप जानते हैं कि क्योंकि जो परासरण दाब का वान हाफ समीकरण है तन विलयन के लिए वो परासरण दाब P आयतन V और T में संबंध व्यक्त करता है। जहाँ पर आप जानते हैं कि P परासरण दाब है, V आयतन है, n विलेय के मोलों की संख्या है, R क्या है, विलयन स्थिरांक है जिसका मान यहाँ पर लिखा गया है, और T क्या है, परम ताप है। ठीक है ना। आइए कुछ
वान हाफ समीकरण की सीमाएं होती हैं जिस पर वान हाफ समीकरण लागू होता है। वान हाफ समीकरण की कुछ सीमाएं होती हैं, देखेंगे। विलेन की वान हाफ समीकरण की सीमाएं, कुछ सीमाएं होती हैं, यदि उन सीमाओं को फॉलो करता है उसी समीकरण पर उसी पर वान हाफ समीकरण लागू होगा। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वान हाफ समीकरण उस पर लागू होगा, ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्या इसकी सीमाएं होती हैं जिसको फॉलो करने पर वान हाफ समीकरण उस पर लागू होगा, और कब विचलन प्रदर्शित करेगा, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखें, यहाँ वान हाफ समीकरण एक आता है कि वान हाफ समीकरण में एक आता है कि जो वान हाफ समीकरण होता है वो तन विलयनों पर लागू होता है, ठीक। लेकिन उसके लिए थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसा विलयन हो जिसमें जो विलयन बनेगा वान हाफ समीकरण उसी पर लागू होगा। जो विलय हो वह है आवासशील वैद्युत अनवघट हो। जो हम इसमें विलय डिजॉल्व करेंगे, जो वैद्युत अनवघट पदार्थ होगा वह वैद्युत अनवघट होना चाहिए, उसी पर वान हाफ समीकरण लागू होगा। दूसरा ये कहता है कि जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जो वाष्पित होते हैं, उस पर वान हाफ समीकरण विचलन प्रदर्शित करता है, क्योंकि यदि मॉलिक्यूल वाष्पित होने लगेंगे तो यहाँ पर डिसोसिएट होगा, और जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ जाने के कारण वान हाफ समीकरण उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा पदार्थ हो, यदि वो वाष्पित होने वाला पदार्थ है, वाष्पशील है, तो ऐसे भी विलयन पर वान हाफ समीकरण लागू नहीं होता है। तीसरा ये कहता है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, संगुणित होने का मतलब जो जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं, जुड़कर एक से अधिक मॉलिक्यूल जुड़कर एक जो बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है, जुड़ता है, जब एसोसिएट होने लगे तो अणुओं की संख्या में कमी होने लगेगी, और जब अणुओं की संख्या में कमी होने लगेगी तो ऐसे भी विलयन पर वान हाफ समीकरण लागू नहीं होता है। हमने बताया कि ऐसे विलयन पर वान हाफ समीकरण लागू होगा जो आवासशील वैद्युत अनवघट होगा। दूसरा हमने कहा कि ऐसे पर लागू नहीं होता है जो वाष्पशील होते हैं, जो वाष्पित होने वाले पदार्थ हैं, उस पर वान हाफ समीकरण लागू नहीं होता है। तीसरा हमने बताया कि ऐसे पर लागू नहीं होता जो एसोसिएट होते हैं, जो जुड़ते हैं, अगर जुड़ने लगेंगे तो अणुओं की संख्या में कमी आने लगेगी, और जब अणुओं की संख्या में कमी आने लगेगी तो वान हाफ समीकरण उस पर भी विचलन प्रदर्शित करता है। ऐसे भी कंडीशन में वान हाफ समीकरण लागू नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखे हैं, देखेंगे आप, विलयनों की वान हाफ समीकरण की कुछ सीमाएं होती हैं। वो सीमाएं हैं कौन? पहला है जो भी हमने आपको बताया कि आवासशील वैद्युत अनवघटों के तौन विलयन साधारण ताप की परिस्थितियों में वान हाफ समीकरण का पालन करते हैं। हमने अभी बताया कि जो आवासशील पदार्थ हैं उन्हीं पर साधारण परिस्थितियों में उसी पर वान हाफ समीकरण उसी का पालन करता है। दूसरा हमने ये बताया आपको कि जो वाष्पित होने वाले पदार्थ हैं, वाष्पशील पदार्थों के विलयन तथा सांद्र विलयन, क्योंकि वाष्पित होंगे तो अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी और वो सांद्र विलयन हो जाएगा। सांद्र विलयन वान हाफ समीकरण को से विचलित होते हैं, मतलब कि समीकरण उस पर फॉलो नहीं होता है। तीसरा, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, हमने कहा अभी जुड़ने की बात की कि जो जुड़ते हैं संगुणित होते हैं, संगुणित मतलब जुड़ना होता है, जो संगुणित होते हैं उनके विलयन वान हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये थी सीमाएं। इन सीमाओं को यदि विलयन फॉलो कर रहा है तो ऐसे ही विलयन पर वान हाफ समीकरण लागू होगा, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि परासरण दाब के नियम क्या हैं
बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, और बायल और चार्ल्स के नियम की सहायता से वान हाफ समीकरण प्राप्त किया। और वान हाफ समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं को जो विलियम फॉलो करते हैं उनके अनुकूल जो होते हैं उन्हीं पर वान हाफ समीकरण लागू होता है। ठीक है ना, ऐसी सीमाएं हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाते रहें। स्क्रीनशॉट लेके स्पष्ट लिखा गया है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स अवश्य बनाते रहें, क्योंकि पुनः लिखा पाना संभव नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आसानी से नोट्स बना लेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन पूछ सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है ना, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके पास वीडियो निरंतर पहुंचता रहे, कोई कठिनाई ना हो। ठीक है ना, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।